Hello everyone, this is Dr. Mahendra Thori back with a new video on social anthropology. यदि मैं आप सबको एमेच्योर सोशियोलॉजिस्ट कहूँ, एक नवसीखे समाजशास्त्री कहूँ, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बेशक आप सभी समाजशास्त्री हैं, आप सभी अपनी अपनी पर्सनल सोशियोलॉजीज के साथ इन वीडियोस को देख रहे हैं क्योंकि आप समाज का हिस्सा हैं। इस समाज में आपके चारों ओर सामाजिक व्यवहार से संबंधित, मानव के सामाजिक जीवन से संबंधित जो कुछ भी घटित हो रहा है, सामाजिक संबंध किस प्रकार से आपके चारों ओर फंक्शन करते हैं, आप किस प्रकार से विभिन्न जो सामाजिक भूमिकाएं आपको मिली है उन भूमिकाओं में व्यवहार करते हैं, समाज में परिवर्तन किस प्रकार से आता है, लोग आंदोलन क्यों करते हैं, सड़कों पर जाम क्यों लगते हैं, प्रोसेशन डेमोन्स्ट्रेशंस क्यों निकाले जाते हैं, परिवर्तन सरकार किस प्रकार से लाती है, हम अपने विचारों में मॉडर्न कैसे होते हैं और कहीं-कहीं अपने विचारों में ट्रेडिशनल बने रहते हैं। ये सभी ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर एक सामान्य जागरूक प्राणी, एक सामान्य सामाजिक जागरूक प्राणी चिंतन करता है और इस चिंतन की प्रक्रिया में वो अपने कुछ विश्वास, अपने समाज के बारे में निश्चित रूप से कुछ विश्वासों को जन्म देता है, जिनके आधार पे वो अपने मित्रों के साथ, जैसे आप सभी अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के मेंबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, इन विभिन्न समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके बारे में किसी न किसी प्रकार की चर्चा निश्चित रूप से करते ही रहते होंगे। हाँ, इतना अवश्य है कि आप एकेडमिक सोशियोलॉजी के फील्ड में ट्रेंड नहीं हैं, अभी आपका जो पर्सपेक्टिव है वो इतना रिफाइंड नहीं है और वो ज़्यादा, उसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो कॉमन सेंस रीजनिंग जिसको बोलते हैं, सामान्य ज्ञान, वो सामान्य ज्ञान की के क्षेत्र की तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा झुका हुआ है, न कि एकेडमिक सोशियोलॉजी या जिसको बोलते हैं जो एक सोशियोलॉजिकल डिसिप्लिनरी जो एक पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अभी आप निसंदेह समाजशास्त्र सीख रहे हैं, आप मैच्योर सोशियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन ये मेरा ऑप्टिमिज्म है कि आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियोस देखते हैं, रेगुलर रहते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं और थोड़ा-सा डिलिजेंटली और डिसिप्लिन्ड वे में आप यदि जो भी असाइनमेंट आपको दिए जाते हैं, उन असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट करते हो, समय पे उन्हें अपलोड करते हो, हम लोग असेस करते हैं, असेस करने के बाद में जो भी हम आपको सजेशंस दें, आप उन पे गौर फरमाएँ और रिफ्लेक्सिविटी के साथ कुछ इम्प्रूवमेंट करें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो मैच्योर सोशियोलॉजिस्ट का जो लोगो है आप सब पे, वो डेफिनेटली सीजन्ड सोशियोलॉजिस्ट या मैच्योर सोशियोलॉजिस्ट की ओर आपको निश्चित रूप से ले जाएगा। चलो कोई बात नहीं। अब पिछली कुछ वीडियोस में हमने मानवशास्त्र की डेफिनेशन, मीनिंग्स, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर और जो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उसकी डिस्टिंक्टिवनेस के बारे में हमने अब तक चर्चा की है। आज के इस लेक्चर में हम मानवशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। यस, ये थॉट बबल्स भी हमने पिछले वीडियो में देखे थे। सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानवशास्त्र के अंतर्गत ही सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है और जो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। देखिए अब है मानवशास्त्र की प्रकृति। मानवशास्त्र की प्रकृति, एक मिनट, ठीक है। देखिए मानवशास्त्र की प्रकृति, किसी भी चीज की प्रकृति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ कुछ प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि वो क्या है, क्यों है, कैसे है, यदि ये है तो क्यों है, यदि ये नहीं है तो क्यों है। तो इस दृष्टि से देखें तो मानवशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा करते वक्त भी हमें कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं जिन पे हमें चर्चा करनी होगी। जैसे क्या मानवशास्त्र एक विज्ञान है? अब इसके आंसर 2 आ सकते हैं, यस और नो। अब यदि यस है तो व्हाई, और नो है तो व्हाई। ऑब्वियस है ये तो। यदि मानवशास्त्र एक विज्ञान है तो क्यों वो एक विज्ञान है, और यदि वो विज्ञान नहीं है तो हमें क्या आपत्ति है उसके विज्ञान होने पर। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न ये आता है कि अब हम शुरू से ये सुनते आए हैं कि मानवशास्त्र एक विज्ञान है,
पिछले 5-7 वीडियो में मैंने आपको बार-बार ये कहा है कि एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मानवशास्त्र एक्स करता है, वाई करता है, ज़ेड करता है, ठीक है? तो हम ये अज़्यूम करके चल रहे हैं कि मानवशास्त्र एक विज्ञान है। तो ये जो दूसरा प्रश्न है आपका कि यदि हाँ, इफ येस तो मानवशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान या फिर दोनों ही हैं? यानी कि इज़ एंथ्रोपोलॉजी अ नेचुरल साइंस और इट इज़ अ सोशल साइंस आल्सो और इट इज़ बोथ? क्या दोनों है? तीसरा प्रश्न ये आता है, क्या मानवशास्त्र एक मानविकी विषय भी क्या ह्यूमैनिटीज़ के कुछ गुण भी हैं क्या मानवशास्त्र में? जो सोशल साइंसेज़, ह्यूमैनिटीज़ होती हैं, जो मानव के विभिन्न अनुभवों, पक्षों का अनुमान के आधार पर लिबरल तरीके से बहुत हार्ड एंड फास्ट मेज़रमेंट नहीं होता, ऑब्ज़र्वेशन नहीं होता, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में या सामाजिक विज्ञानों में हम करते हैं, बल्कि मानव के विभिन्न अनुभवों का, मानव के इतिहास, उसकी जो जितने भी जो सांस्कृतिक पहलू हैं, भाषा, आचार, व्यवहार, वेशभूषा, खान-पान, स्क्रिप्ट, मूल्य, प्रतिमान, आपकी साहित्य, कला, सौंदर्यात्मक कलाएँ, इन सब ये जितने भी एस्पेक्ट हैं, इनके बारे में जब एक व्यक्ति इनमें रुचि रखता है और उनके बारे में अध्ययन करता है, तो उसको हम कहते हैं कि मानविकी प्रकार के अध्ययन है वो। क्यों? क्योंकि मनुष्य को एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी मान के वो लोग इसमें अध्ययन किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या मानवशास्त्र एक विशुद्ध या सैद्धांतिक विज्ञान है? क्या प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या वह एक व्यावहारिक और अनुप्रयुक्त अध्ययन विषय भी है? या वो एक अप्लाइड और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है? यानी कि जब हम किसी भी विषय की चर्चा करते हैं तो जनरली प्योर और अप्लाइड ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज में करते हैं। जैसे हम समाजशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र एक प्योर विज्ञान है, प्योर साइंस है या एक अप्लाइड साइंस है। इस प्रकार के कुछ मुद्दों की हम चर्चा करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि मानवशास्त्र की प्रकृति को लेकर एक बात स्पष्ट है, वो ये है कि मानवशास्त्र की प्रकृति को लेकर देयर इज़ नो कंसेंसस अमंग डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट। विभिन्न मानवशास्त्रियों के बीच में मानवशास्त्र की एग्जैक्ट प्रकृति क्या है, ये बताने की स्थिति में कोई भी मानवशास्त्री नहीं है। जितने मानवशास्त्री हैं, जस्ट एज्यूम देयर आर 5 एंथ्रोपोलॉजिस्ट, देन देयर वुड बी 6 नेचर्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। यदि 5 मानवशास्त्री हैं, तो सब मानवशास्त्र की 6 प्रकृतियाँ हम बता देंगे वो लोग। मतलब कहने का है कि कोई भी मतैक्यता उनमें नहीं है। अलग-अलग विद्वान हैं, अलग-अलग प्रकार से इसकी प्रकृति के बारे में बताते हैं। हम ज़्यादातर ये चर्चा करेंगे कि अधिकांश विद्वान मानवशास्त्र की प्रकृति को मोटा-मोटा किस रूप से दर्शाते हैं। तो देखिए, कुछ विद्वान इसे प्राकृतिक विज्ञान मानते हैं। ये तो तय मान लीजिए आप कि इस मानवशास्त्र एक विज्ञान है। पहले प्रश्न का उत्तर हम देने की कोशिश करते हैं। क्या मानवशास्त्र विज्ञान है? डेफ़िनिटली मानवशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान हर वो विषय है जो वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से अपनी अध्ययन वस्तु का अध्ययन करता है। तो मानवशास्त्र भी वैज्ञानिक पद्धतियों, और कौन-सी वैज्ञानिक पद्धतियों? अनुभव, परीक्षण, निरीक्षण, तुलना जैसी जो पद्धतियाँ हैं, उनके उपयोग से अपनी अध्ययन वस्तु, अब अध्ययन वस्तु क्या है मानवशास्त्र की? मानव और उसके कार्य। तो मानव और उसके कार्य और उसके जीवन के विभिन्न आयामों, विभिन्न पक्षों, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो अभौतिक हो या सांस्कृतिक हो, उन सभी मुद्दों, उन सभी विषयों पर मानवशास्त्रीय जो अध्ययन है, वो आनुभविक अध्ययन होते हैं। वो सिस्टमैटिक जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है साइंटिफिक मेथड की, उसको साइंटिफिक रिसर्च की उस प्रक्रिया को अपनाते हुए मानवशास्त्रीय अध्ययन होते हैं। इसलिए मानवशास्त्र को एक विज्ञान कहा जा सकता है। अब कुछ लोग ये हैं, कुछ विद्वान ऐसे हैं, वो कहते हैं कि मानवशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक जो विज्ञान है, जैसे भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके एस्ट्रोनॉमी, इस प्रकार का विज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मानव की सामाजिक पक्षों का भी अध्ययन करते हैं और मनुष्य के सामाजिक व्यवहार इतना अधिक कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उसको हम मैटर की तरह, हम प्रकृति में पाई जाने वाली किसी वस्तु या किसी पदार्थ के व्यवहार की तरह अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो कुछ विद्वानों का, कुछ मानवशास्त्रियों का ये कहना है कि विज्ञान तो है मानवशास्त्र, लेकिन प्राकृतिक विज्ञानों के समान हार्ड साइंस ये नहीं है, बल्कि सामाजिक विज्ञानों के समान ये सॉफ्ट साइंस है थोड़ा। वहीं एक तीसरे विद्वानों का ग्रुप है, वो कहता है कि ठीक है, अगर मानवशास्त्र मानवशास्त्र तो एक बहुत बड़ा विषय है। कुछ इसके जो उपभाग हैं, जैसे कि प्राकृतिक मानव विज्ञान या जैविक मानव विज्ञान। तो प्राकृतिक और जैविक मानव विज्ञान के जो इसके उपभाग हैं, वो डेफ़िनेटली जो आपकी फिजिकल साइंसेज़ हैं, उनके नज़दीक रहते हैं, क्योंकि वो
जो मेजरमेंट, रिग्रेस मेजरमेंट और डीप ऑब्जर्वेशन की पद्धतियों के आधार पर अपने मनुष्य की जो विभिन्न शारीरिक बनावट है, या उसका जो वितरण है, या उसके जो जेनेटिक जो जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, तो वो बिल्कुल जैसे जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं तो मानव शास्त्री बायोलॉजिकल जो भी स्टडीज है उनका उपयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान है उस रूप में जहां तक वो मानव का शारीरिक बनावट और उसके प्रजातीय जो गुण है, लक्षणों के प्रिसाइज मेजरमेंट की बात करता है और प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को अपनाता है। लेकिन मानव शास्त्र का सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक जो उपभाग है या भाग है, उसकी जब हम चर्चा करते हैं तो मानव शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों के समान विज्ञान नहीं है, बल्कि सामाजिक विज्ञानों के समान विज्ञान हो जाता है, जो कुछ ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स या मेथोडोलॉजी का उपयोग करता है और क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी का उपयोग करता है, न कि प्राकृतिक विज्ञानों की क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी का उपयोग करता है। तो इस रूप में मानव शास्त्र डेफिनेटली सामाजिक विज्ञान है। अब चूंकि मानव शास्त्र के कुछ जो भाग हैं वो इसको प्राकृतिक विज्ञानों के नजदीक ले जाते हैं और कुछ भाग वो सामाजिक विज्ञान को नजदीक ले जाते हैं, तो कुल मिला के निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र वो प्राकृतिक विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है, यानी कि दोनों ही है। अब नेक्स्ट ये एक प्रश्न फिर से उठता है कि मानव शास्त्र मानवीय की विषय है। बिल्कुल मानवीय की विषय है, क्योंकि इसकी शुरुआत हम देखें तो शुरू में जहाँ मानव शास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों के समान स्ट्रिक्ट मेजरमेंट और रिग्रेस ऑब्जर्वेशन की जब बात चल रही थी, तो उससे पहले मोटे मोटे रूप से एक तरह से लिबरली मानव के जो सामाजिक सांस्कृतिक पहलू हैं उनके अध्ययन पर उनका अध्ययन किया भी गया था और उनके अध्ययन पर जोर दिया जाता था, न कि पद्धति शास्त्रीय रिग्रेसनेस या कठोरता के साथ जो स्टेप बाय स्टेप प्राकृतिक विज्ञानों की जो पद्धतियां हैं उनके उपयोग के आधार पर। यानी कि मानव और मानव जीवन के विभिन्न जो अनुभव हैं उनके संबंध में जितने भी विषय हैं उनके बारे में चर्चा करते वक्त या अध्ययन करते वक्त जब स्पेकुलेशन यानी कि अनुमान, विश्वास और एक तरह से अवलोकन के आधार पर जब और जो अध्ययन करता है वो अपने विचारों से ओतप्रोत होकर अपने अपने तरीके से जब व्याख्या करता है उनकी, तो हम कहते हैं कि वो मानवीय की विषय है मानव शास्त्र। अब मानवीय की विषय के रूप में मानव शास्त्र की एक और इसी से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी प्रकृति पे टिका हुआ है कि क्या मानव शास्त्र एक विशुद्ध सैद्धांतिक विषय है या व्यवहारिक विषय भी है। तो जहां तक मानव शास्त्र को एक प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के रूप में जब हम परिभाषित करते हैं इसकी प्रकृति को, तो निस्संदेह मानव शास्त्र एक विशुद्ध सैद्धांतिक विषय है, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव और उसके कार्यों से संबंधित सिद्धांतों का या सामान्यीकरणों के आधार पर विभिन्न सिद्धांतों को जन्म देकर मानव के व्यवहार के संबंध में नवीन ज्ञान का सृजन करना है। और नवीन परिस्थितियों में तथ्य जब बदलते हैं, समय बदलता है, तो नवीन तथ्यों के आलोक में जो पहले से उपलब्ध ज्ञान है उसकी परिमार्जन, उसको रिफाइन करने का काम, उसको एक्सटेंड या उसको चेंज या ऑल्टर करने का जो काम होता है वो भी इसके अंदर किया जाता है। लेकिन ये सारी जो कवायद है वो सैद्धांतिक उद्देश्य से की जाती है, यानी कि ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान की वृद्धि के उद्देश्य से की जाती है। लेकिन समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बहुत से विद्वान ऐसे आए जिन्होंने कहा कि प्राकृतिक मानव शास्त्र का निसंदेह एक प्योर एक सैद्धांतिक या साइंस है, लेकिन ये साइंस तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि इसका उद्देश्य केवल ज्ञान के सृजन तक ही हम इसको सीमित रखेंगे, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि मानव जीवन को समझकर मानव समाज को, मानव जीवन को पहले से बेहतर बनाने की जो कवायद है, पहले से बेहतर बनाने का जो एक मिशन है, एक विजन है, उस मिशन और विजन को साकार करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सैद्धांतिक मानव शास्त्रीय अध्ययनों से प्राप्त जो ज्ञान है उसका उपयोग दिन प्रतिदिन की मानवीय समस्याओं को समझने, उनकी प्रकृति समझने और उनके समाधान को लेकर एक कार्य योजना बनाकर, मतलब कार्य योजना प्रस्तुत करने का जो एक व्यवहारिक उपयोगिता है मानव शास्त्र ज्ञान की, वो भी पूर्ण तरीके से साकार की जाए, ताकि समाज को एक बेहतर स्थान बनाया जा सके जहां सभी लोगों के लिए सभी प्रकार के अवसर उपलब्ध हों और वो उनकी उनकी जो सफरिंग्स है वो कम हो और एक बेटर और एक ह्यूमन सोसाइटी के वो हिस्सा बनकर अपना जीवन जी सकें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मानव शास्त्री सैद्धांतिक ज्ञान निर्माण पर भी जोर देता है और उस सैद्धांतिक ज्ञान के व्यवहारिक जीवन को सुधारने में, व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को सुधारने में उसके उपयोग उसके उसके अनुप्रयोग और उसके व्यवहारिक पक्ष पर भी पूरा जोर देता है। अब देखिए,
थोड़ा सा मैं अब डिटेल में जो प्रिंटेड मटेरियल है इसके बेसिस पे आपको बता देता हूँ कि समाजशास्त्र का एक भाग प्राकृतिक और जैविक मानव शास्त्र है, वो एक निश्चित रूप से प्राकृतिक विज्ञान जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। यह मानव को प्रकृति और जीव जगत का एक अंग मानकर उसके जीवन के भौतिक आयाम कौन से होते हैं? शारीरिक बनावट, मानसिक बनावट, जेनेटिक संरचना, आनुवंशिक एटसेट्रा का व्यवस्थित अध्ययन करता है। जैविक सावयवीय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के रूप में मानव को प्रकृति के उद्भव, उसकी शारीरिक शरीर रचना और उद्विकास के अध्ययन के लिए भौतिक विज्ञानों के समान गहन अवलोकन और सटीक मापन की गणनात्मक पद्धतियों क्वांटिटेटिव मेथड्स लाइक एंथ्रोपोमेट्री, बायोमेट्री आदि का, ये यहाँ पे क्वांटिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव गणनात्मक पद्धतियों, ठीक है, गणनात्मक पद्धति का उपयोग करता है। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मानव स्पीसीज का तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी के लिए करते हैं और उनका जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वो भी प्रस्तुत करते हैं और यह जानने का सैद्धांतिक प्रयास, देखिए सैद्धांतिक प्रयास करते हैं कि समय और स्थान के सापेक्ष मानव की शारीरिक बनावट में समानता और भिन्नता क्यों विकसित हो जाती है, मानव की शारीरिक बनावट पर उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, पृथक्करण, अनुकूलन व स्थान परिवर्तन आदि प्रक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों के ये नजदीक हो जाता है प्राकृतिक और जैविकीय मानव शास्त्र। अब इसका दूसरा बड़ा उपभाग आता है, मानव शास्त्र का दूसरा भाग कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र। ये सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र इसे सामाजिक विज्ञान बना देता है। यह मानव व्यवहार और जीवन का अध्ययन उसे एक सांस्कृतिक सामाजिक प्राणी मानकर करता है। ये विभिन्न संस्कृतियों, सभी प्रकार की आदिम व आधुनिक के विवेचनात्मक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन में रुचि लेता है। यह एथनोग्राफिक पद्धति का उपयोग कर विभिन्न स्थानिक संदर्भों में मानव समाज संस्कृति का व्यवस्थित गुणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यहाँ मानव शास्त्र निस्संदेह समाज विज्ञानों के अधिक नजदीक आ जाता है। अब ये जो विवरण है इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि मानव शास्त्र प्राकृतिक और सामाजिक दोनों प्रकार का विज्ञान है। इसके कुछ उपभाग हैं इसे प्राकृतिक विज्ञानों के समान और कुछ उपभाग इसे सामाजिक विज्ञान के समान बना देते हैं। ओके, जहाँ प्राकृतिक विज्ञानों के समान यह गणनात्मक अध्ययन पद्धतियों का उपयोग करता है, वहीं सामाजिक विज्ञानों के रूप में यह गुणात्मक पद्धतियों का उपयोग करता है। परंतु दोनों ही रूपों में मानवशास्त्र व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन पद्धतियों का उपयोग करता है। अब देखिए, व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन पद्धतियों का उपयोग करता है, इसका मतलब वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और वैज्ञानिक अध्ययन करता है इसलिए ऑब्वियसली मानवशास्त्र विज्ञान बन जाता है। मानव उसके कार्यों के संबंध में नवीन सैद्धांतिक ज्ञान का सृजन करता है, और एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में मानवशास्त्र का उद्देश्य भी यहाँ हमने लिख दिया है कि नवीन सैद्धांतिक ज्ञान का सृजन करता है और विद्यमान ज्ञान का नवीन परिस्थितियों के संदर्भ में परिमार्जन और परिवर्धन भी करता है। तो ये जो विवरण है इससे तीन बातें स्पष्ट हो जाती है कि निस्संदेह मानवशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके कुछ भाग हैं वो प्राकृतिक वैज्ञानिक अध्ययनों के समान है, और उसके कुछ भाग हैं वो इसे सामाजिक विज्ञानों के समान बना देते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में ये विज्ञान है, निस्संदेह विज्ञान है, और विज्ञान होने के नाते यह वैज्ञानिक ज्ञान का, सैद्धांतिक ज्ञान का सृजन करता है और नवीन परिस्थितियों में उसका परिमार्जन करता है। अब देखिए, होयबल विद्वान है, उन्होंने मानवशास्त्र की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा भी है, मानव का अध्ययन जो मानवशास्त्र कहलाता है, जब विज्ञान के सिद्धांतों और पद्धतियों, थियरीज और मेथोडोलॉजी, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कौन सी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पद्धतियों के अनुरूप किया जाता है, तो वह प्राकृतिक विज्ञान हो जाता है। उसकी अनोखी विशेषता यह है कि एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में ही एक साथ ही भौतिक और सामाजिक दोनों प्रकार का विज्ञान है। स्पष्ट हो गया? तो ये मानवशास्त्री होयबल, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह सामाजिक और प्राकृतिक दोनों प्रकार का, यह भौतिक दोनों प्रकार का विद्वान है। अब ये पेनीमैन है, इन्होंने समाजशास्त्र को एक प्राकृतिक इतिहास की शाखा माना है, ए ब्रांच ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, और दूसरी ओर इतिहास का विज्ञान माना है, और दूसरी ओर उसको क्या माना है, इतिहास का विज्ञान, साइंस ऑफ हिस्ट्री। क्योंकि दोनों ही रूपों में एक हिस्टोरिकल मेथड, मैंने ऊपर आपको पहले के वीडियोस में बताया कि हिस्टोरिकल जो मेथड है उसका उपयोग मानवशास्त्री करता है, और हिस्टोरिकल मेथड का उपयोग करते हुए ऐतिहासिक रूप से मानव जाति का जो उद्विकास हुआ है इस प्लेनेट पर, शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक, उन सब की अध्ययन करता है। प्राकृतिक इतिहास की एक शाखा के रूप में मानवशास्त्र मानव की उत्पत्ति और स्थिति का अध्ययन करता है। इतिहास के एक विज्ञान के रूप में यह मानव का ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन कर इतिहास की खोई हुई कड़ियां, जो मिसिंग लिंक्स है, क्या है, मिसिंग लिंक्स, जो कुछ भी हमें पता नहीं है, बहुत से नॉलेज आज भी हमें, हमारा जो नॉलेज है वो बहुत एक छोटा सा हिस्सा है जो हमें जानना चाहिए, और यही जो मिसिंग लिंक्स है ये एक तरह में रिसर्च गैप की तैयारी करते हैं। ये रिसर्च गैप होते हैं, और इन रिसर्च गैप्स को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, सोशल रिसर्च करते हैं, हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं। मानवशास्त्री प्रागैतिहासिक, प्री हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक मानव और हिस्टोरिकल मैन के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का अध्ययन करते हैं। इस रूप में मानवशास्त्री इतिहासकार की भूमिका भी निभाते हैं।
तो यहाँ पर ये हिस्टोरियन की भूमिका भी निभाते हैं एक तरह से। अब हिस्टोरिकल पैलियोंटोलॉजी इसी का एक हिस्सा है मानव शास्त्र का। अब देखिए 3-4 मानव शास्त्री हैं, मेलिनोवस्की, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, मायर फोर्टिज, एस एफ नाडेल। ये कुछ मानव शास्त्र का मत है कि मानव शास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। इनमें अक्सर प्राकृतिक वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। इन विद्वानों का मान्यता है कि मानव शास्त्र का उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक विश्लेषण कर, ये देखिए तुलनात्मक विश्लेषण कर मानव समाज में के समाज के उद्भव, कार्य करने के तरीकों तथा विद्यमान विभिन्नताओं, जो एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटीज हैं, के संबंध में सामान्य नियमों, जनरल लॉज, जनरल प्रिंसिपल्स, जनरलाइजेशंस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि विज्ञान की बहुत बड़ी विशेषता होती है, हर वैज्ञानिक अध्ययन का उद्देश्य होता है कि वो कुछ सिद्धांत, कुछ जनरल सिद्धांत दुनिया को दे सके। हर विद्वान, हर वैज्ञानिक ने, आप देख लीजिए, न्यूटन देख लीजिए, गैलीलियो देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, उन सब की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि उन्होंने सिद्धांत दिए हमें, इनवेरिएबल और यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉज, प्रिंसिपल्स या रूल्स हमें वो देखे गए। जनरल लॉज दैट गवर्न द ओरिजिन्स, इवोल्यूशन, सिमिलरिटीज एंड वेरिएशंस इन ह्यूमन फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चरल, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस और कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन के बारे में को ढूंढ निकालते हैं, जिन्हें सार्वभौमिक रूप से अनुप्रयोग किया जा सकता है। इन विद्वाओं, विशेषतः मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन, ये जो दो मानव शास्त्री थे, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे, उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र में, अब देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शन ये जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, उनमें इन दो विद्वानों का बहुत ज़्यादा काम था, मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन। अलग-अलग जो ट्राइबल सोसाइटीज है, उनकी भी स्टडी इन्होंने की है। सामाजिक सांस्कृतिक मानवशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान के समान सांख्यिकीय और प्रक्रियात्मक मॉडल, अब स्टैटिस्टिकल फंक्शनल मॉडल्स, यानी कि यूज ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स से संख्याओं के उपयोग के आधार पर वो ये समाज सांस्कृतिक विज्ञान को ढालना चाहते थे, का उपयोग इसे प्राकृतिक विज्ञान होने के दावों को और अधिक मजबूती के साथ प्रस्तुत किया उन्होंने। अब दूसरी ओर कुछ विद्वान जैसे क्रोबर, बिडनी, इवांस प्रचार्ड, इवांस प्रचार्ड, जिसे मानव शास्त्र का मत है कि मानव शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि मानव समाज सौर मंडल के समान प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है। उनका ये मानना है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है, वो नेचुरल वर्ल्ड के समान बिल्कुल पैटर्न नहीं है, इतनी ज़्यादा पैटर्न नहीं है। एक सौर मंडल जैसे गैलेक्सी जिसको बोलते हैं हम, या सोलर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ एक सूरज होता है, उसके चारों 8-9 ग्रह हैं, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इनवेरिएबल और बहुत ही कभी ना बदलने वाले नियमों के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो समाज वैसा इस प्रकार के सौरमंडल के समान एकदम लॉजिकल, एकदम रैशनल और एकदम बंधा हुआ नहीं है कुछ नियमों से, मतलब कि बदलता रहता है। समाज के बारे में स्पष्ट रूप से 100% सर्टेनिटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, बल्कि सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जिसका अवलोकन व मापन भौतिक विज्ञानों की पद्धतियों, नियमों को अपना कर पाना संभव नहीं है। यानी कि गणित के आधार पर हम सामाजिक नियमों की अध्ययन नहीं कर सकते हैं। जहाँ गणित में 1 और 1 2 होते हैं, वहीं सामाजिक विज्ञानों में या मानव व्यवहार के क्षेत्र में 1 और 1 11 होते हैं। बहुत अधिक सिनर्जी की बात हम करते हैं, न कि वेद है। कुछ वैकल्पिक पद्धतियों, अल्टरनेटिव मेथड्स के आधार पर ही मानव के समाज सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन किया जा सकता है। और ये जो उनके विचार थे, इन्होंने ही सामाजिक विज्ञानों में जो क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी है, सोशल रिसर्च में उनकी वकालत की थी। उन्हें स्थापित करने में पूरा इन्होंने योगदान दिया था। इस क्रम में मानव शास्त्र मानविकी, अब देखिए इसी क्रम में मानविकी प्रकृति जो इसकी साइंस, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और अब ये ह्यूमनिस्टिक प्रकृति प्रकृति मजूमदार मदान ने लिखा है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, जिसका जीवन को पुनः रूप देने और पुनः रखने के कार्य से निकट संबंध है। मानव शास्त्री सामाजिक पुनर्निर्माण के ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए मानव शास्त्र एक मानविकी विषय भी है। सामाजिक पुनर्निर्माण, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सोशल रिकंस्ट्रक्शन और मानव को बेहतर बनाने के लिए ह्यूमन एजेंसी के बेसिस पे ह्यूमन एडवांसमेंट के लिए कार्य करते हैं। ये एक मानविकी विषय के रूप में यह है, निरंतर मानवता की सेवा, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी को ही अपना मूल वाक्य, आधार वाक्य एक बनाकर चलते हैं। मानव शास्त्र एक सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों प्रकार का विज्ञान, ये चौथा क्वेश्चन था कि ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक किस प्रकार का विज्ञान है, तो दोनों प्रकार का विज्ञान है। जहाँ एक और यह मानव जीवन के शारीरिक और सांस्कृतिक पक्षों के संबंध में अवधारणात्मक, पद्धति शास्त्री और सैद्धांतिक ज्ञान में परिवर्तन और परिवर्धन करता है। वहीं दूसरी यह मूर्त जीवन दशाओं के संबंध में उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान है, उसके अनुप्रयोग, डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उसके अनुप्रयोग द्वारा मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, भ्रांतियों और त्रुटिपूर्ण मान्यताओं का समाधान कर एक बेहतर समाज निर्माण के द्वारा मानवता की सेवा, इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, अपना योगदान देता है। अपना वही प्रैक्टिकल जो योगदान है, यानी कि एक जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, वो मानव शास्त्री अपनाता है। मानव शास्त्री ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक समस्याओं को समझने, उनके समाधान के लिए किया जाता है। व्यवहारिक मानव शास्त्री सामाजिक परिवर्तन और नियोजन, सोशल प्लानिंग और चेंज के माध्यम से सोशल पॉलिसी मेकिंग में अपना योगदान देते हैं कि किस प्रकार की नीति बनाकर हम किस प्रकार का परिवर्तन ला सकते हैं। यह मानव शास्त्री अपनी भूमिका निभाता है, और मानव शास्त्री यह भूमिका निभाने की स्थिति में इसलिए आ पाता है क्योंकि उसे मानव और उसके कार्यों के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान उपलब्ध है।
ल्यूसी मेयर साहब ने कहा है, लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक मानवशास्त्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो क्योंकि व्यवहारिक मानवशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना है, सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना है, निर्धारित दिशा में सामाजिक परिवर्तन लाना है, कुल मिला के सामाजिक प्रगति को सक्षम बनाना है। व्यवहारिक मानवशास्त्री स्वयं ही सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। यानी कि कुछ विद्वान ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे एकेडमिशियंस होते हैं जो एक्टिविस्ट भी होते हैं, जिन्हें जो समाज को समझते हैं और समाज को बदलने में अपनी भूमिका निभाने में पूरा ग्राउंड पे उतर कर वो काम करना चाहते हैं, कि फ्रॉम क्लासरूम टू कम्युनिटी उनकी अप्रोच होती है। और कुछ ऐसे एजेंट, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट भी होते हैं जो इतना 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 ज़्यादा इतने एक्सटेंसिव रीडर्स होते हैं, इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल वर्क वो करते हैं कि वो विद्वान भी, एकेडमिशियंस भी कहलाते हैं। समाज परिवर्तन को लाभ प्रयास रहते हैं, इसलिए सोल्टेक्स नाम के विद्वान थे, उन्होंने व्यवहारिक मानवशास्त्र को क्रियात्मक मानवशास्त्र, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी का है, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं कि आप समाज में आपको बदलना है तो कम ऑन द रोड्स, सड़कों पर आ जाओ, आपको बदलना ही पड़ेगा। व्यवहारिक मानवशास्त्र की उपयोगिता पर संस्कृतिकरण, संस्कृति संपर्क की समस्या, प्रजातीय पूर्वाग्रह, नियोजित परिवर्तन के कार्यक्रमों, पुनर्विकास, जनजातीय विकास, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, युद्ध संबंधी समस्या आदि क्षेत्र में काफी अधिक है। तो ये इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स हैं। रेमंड फर्थ साहब ने कहा व्यवहारिक मानवशास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग का है, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स के रूप में हम देखें तो मजुमदार, मदान व क्लुखोन आदि ने व्यवहारिक मानवशास्त्र को सामाजिक चिकित्सा माना, न कि सामाजिक इंजीनियर। अब देखिए ये निष्कर्ष है, ये जो मानवशास्त्र की जो प्रकृति है, और आगे जब हम सामाजिक मानवशास्त्र की चर्चा करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही बस मानवशास्त्र की सामाजिक मानवशास्त्र लिख देना आपको। तो हम निष्कर्षतः क्या कर सकते हैं, आज का जो कंक्लूडिंग रिमार्क है वो यही है, मानवशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है, मानवशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, मानवशास्त्र एक मानविकी विषय है, और मानवशास्त्री प्लस एक विशुद्ध और एक अनुप्रयुक्त विज्ञान दोनों है। तो आज के बाद इसकी प्रकृति बहुआयामी है। तो आज के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मानवशास्त्र की प्रकृति क्या है, तो आप कहेंगे मानवशास्त्र की प्रकृति बहुआयामी है, जहां एक ओर यह प्राकृतिक विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान भी है, वहीं तीसरी ओर ये मानविकी विषय भी है, और विज्ञान के रूप में यह विशुद्ध और सैद्धांतिक विज्ञान है, और साथ में अनुप्रयुक्त और व्यवहारिक विज्ञान भी है। तो आज इस लेक्चर में हमने मानवशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम मानवशास्त्र का अन्य जो विज्ञान है, बेसिकली सोशल साइंसेज जो है, सामाजिक विज्ञान जो है, उनके साथ हम इनके इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच या लिंकअप्स की बात करेंगे, या गिव एंड टेक का जो रिलेशनशिप है, या किस प्रकार से यदि एक ही टेबल पर मानवशास्त्री और समाजशास्त्री बैठे हों तो वो कौन से मुद्दे हैं जो उन्हें सामूहिक रूप से जिनमें उनकी रुचि होती है। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन